नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एंड करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस रिलाई हेवीली ऑन अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल बैंक। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, किस पर डिपेंड है? नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल बैंक का नेटवर्क कैसे, उसके ऊपर डिपेंड है। हम आगे जाके देखेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में ये कैसे होता है। बैंक्स अब्रॉड सपोर्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज सच एज, जो बाहर के बैंक है हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कैसा है, इंडियन बैंक जो है, सपोज एसबीआई, वो फॉरेन बैंक्स में सभी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस केस में हमें कुछ बाहर के बैंक का सर्विसेज लेना पड़ता है। तो देखेंगे हम वो भी। क्रॉस बॉर्डर हैंडलिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। क्या है, ईएलसी में हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं फॉरेन बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स बाय फाइनल बेनिफिशियरी को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगा। रिसिट एंड पेमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग, इनवर्ड आता है या आउटवर्ड करते हैं वो। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट। करस्पॉन्डेंट बैंक्स आर central to globalization. Without them, cross-border trade finance cannot function efficiently. हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आगे जाके करस्पॉन्डेंट बैंक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनआरआई रिमिटेंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब 1993 में लिबरलाइजेशन हुआ था तब भी एनआरआई का बहुत इंपॉर्टेंस था फॉर फॉरेक्स रिजर्व पर्सपेक्टिव। A large number of Indians living abroad remit money to India। ठीक है, बाहर कोई गल्फ कंट्री में गया है, कोई बाहर गया है, वो पैसा फॉरेक्स में इंडिया में रिमिट करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर फैमिलीज, फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एनआरआई फंड्स, एनआरआई फंड्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, they have a unique importance in strengthening the Indian economy. Banking facilities too for NRIs हम आगे आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। Banks offer a wide bucket of services to NRIs। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है, सर्विसेज भी बैंक उनको देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रिपेट्रिएबल बेसिस, नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। रिपेट्रिएबल बेसिस एंड नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस से हम अभी समझेंगे कि क्या होता है। सपोज कोई ये बैंक है और कोई फॉरेन से पैसा आ रहा है, ये अजय है, फॉरेन से पैसा इंडिया में भेज रहा है ये ईएसबीआई में। ठीक है, तो अब ये जो पैसा भेजा है वो उसको और फॉरेन में भेजना है या रिटर्न करना है, तो हम ये क्या बोलेंगे, इसको रिपेट्रिएशन। और नॉन रिपेट्रिएशन मतलब जो पैसा इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, उसे हम बोलेंगे नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम अब डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। उसके पहले हम इंडिया का फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे और इसी को कोरिलेट करेंगे हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में, तो समझने में इजी जाएगा। सपोज एक वन पर्सन है, उसका अकाउंट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है ये। और दूसरा एक बी है, उसका भी एसबीआई में अकाउंट है। ठीक है, ये है कहीं दिल्ली में अकाउंट और ये है कहीं चेन्नई में अकाउंट। तो ए को बी को कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये इजीली इंटरनल ट्रांसफ़र से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, एसबीआई टू एसबीआई। बट अब इस केस में सपोज बी का अकाउंट एसबीआई में ना होके कोई कोऑपरेटिव बैंक में होता, कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, और उसका अकाउंट एसबीआई के पास नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट एसबीआई के पास में नहीं है। अब ये जो कस्टमर है भी कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, बट कोऑपरेटिव बैंक का एसबीआई के पास अकाउंट नहीं है। तो इस केस में हमें एक चाहिए मीडिएटर, जहाँ पे
दोनों बैंक का अकाउंट हो सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना इंडिया का नेफ्ट एंड आरटीजीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ऊपर वाला ही सिस्टम हम देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कोई कोऑपरेटिव बैंक, ये है दिल्ली में और ये है चेन्नई में। ठीक है, इसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो इस केस में दोनों बैंक का अकाउंट एक थर्ड बैंक के पास होना चाहिए, कोई और बैंक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो ये हम ट्रांसफ़र इनिशिएट कर सकते हैं। इंडिया में ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, एसबीआई का एक करंट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, कोऑपरेटिव बैंक का भी एक अकाउंट आरबीआई के पास होता है। हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो एसबीआई एसबीआई क्या करेगा, कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके आरबीआई के पास में जो करंट अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट करेगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, स्टेट एसबीआई का करंट अकाउंट डेबिट करके कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट क्रेडिट करेगा। फाइनली कोऑपरेटिव बैंक अपने एंड कस्टमर को पैसा क्रेडिट कर देगा, और इसी से अपना इवॉल्व होता है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंसेप्ट। ठीक है, जैसे एसबीआई इंडिया में हर एसबीआई के पास या एसबीआई हर किसी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में एसबीआई सभी फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी वजह से एक कोई बैंक होता है, ये जो आरबीआई के जगह पे जो बैंक होता है, इसी को बोलते हैं हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। समझ गए करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है। चलो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे आगे। यहाँ पे अपनी एसबीआई है, यहाँ पे चाइना है। ठीक है, एसबीआई का कस्टमर है ये, चाइना का कस्टमर है बी। एसबीआई के ये कस्टमर ने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया है चाइना को। ठीक है, तो गुड्स एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट किया है गुड, तो इसके बदले ए को कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। बट एसबीआई का अकाउंट चाइना के अकाउंट के साथ नहीं, या चाइना का अकाउंट एसबीआई के साथ में नहीं है, तो फिर इस केस में एक थर्ड बैंक रहेगा जो एज अ करस्पॉन्डेंट बैंक यूज कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों बैंक का अकाउंट रह सकता है। ठीक है, अब इस केस में हम एग्जांपल लेंगे जेपी मॉर्गन चेस। जेपी हम इस केस में एग्जांपल लेंगे जेपी चेस, जेपी मॉर्गन चेस, ये है करस्पॉन्डेंट। ठीक है, इसका भी एक अकाउंट यहाँ पे है यूएसडी में, इसका भी एक अकाउंट यहाँ पे है, और ये करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंसेप्ट आता है इन फॉरेन बैंक्स, इन फॉरेन करेंसी इन द सेंस यूएसडी आएगा, यूरो आएगा, जीबीपी आएगा। अब क्या होगा, चाइना का कस्टमर अपने बैंक को बोलेगा कि भाई साहब मेरा इतना इतना अमाउंट ए को ट्रांसफ़र करना है एसबीआई में, प्लीज़ आप ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो चाइना का बैंक क्या करेगा, अपना बी का अकाउंट डेबिट करेगा, और जेपी मॉर्गन के पास जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेगा। जेपी मॉर्गन साहब क्या करेंगे, ये चाइना का जो अकाउंट उनके पास में मेंटेन है वो डेबिट करके यहाँ पे क्रेडिट करेंगे एसबीआई के अकाउंट को, और एसबीआई अपना कस्टमर को फाइनली क्रेडिट कर देगा। इसी जेपी मॉर्गन को हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे जाके हमें टाइप भी आएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो, फर्स्ट, सेकंड वॉस्ट्रो, थर्ड लोरो। अब जब हम ऊपर अकाउंट देखे थे ना, उसमें क्या था, एसबीआई का अकाउंट जेपी मॉर्गन के पास में है, एसबीआई का अकाउंट जेपी मॉर्गन के पास में है यूएसडी में। एसबीआई का यूएसडी अकाउंट विद जेपी मॉर्गन ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, एसबीआई का अकाउंट विद जेपी मॉर्गन इन यूएसडी करेंसी ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट।
इसका रिवर्स, जेपी मॉर्गन का अकाउंट इन एसबीआई इन आईएनआर रुपीज, ये हो गया वो एस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। तो अभी हमने विथ डायग्राम या फ्लो चार्ट से कैसे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग वर्क होता है और नेसेसिटी क्यों है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स वेयर both maintain accounts with each other और one maintains an account with the other। इसमें क्या होता है, दोनों बैंक अकाउंट एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं या एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करता है। रिलेशनशिप एंड सर्विसिंग ऑफ बैंकिंग नीड्स एज एजेंट्स विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप आल्सो। इसमें विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप भी कुछ सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंक देता है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्यों नेसेसरी है? Many banks offer correspondent services. Maintaining accounts with all is impractical. तो इंडिया में का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना इम्प्रैक्टिकल है। इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम अ वाइड नेटवर्क ऑफ बैंक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, अ बैंक हैंडल्स बिजनेस in another city country through a local bank there, ठीक है। कोई भी बैंक दूसरे सिटी में वर्क करने के लिए वहां पे अपना ब्रांच ओपन करता है और वहां से ये वर्किंग होती है, या दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में, ठीक है। द लोकल बैंक एक्ट्स एज एजेंट एंड चार्ज फी फॉर सर्विसेज, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। नो नीड फॉर ग्लोबल ब्रांच नेटवर्क, इस वजह से कॉस्ट सेव होता है एंड ऑपरेशनल ओवरहेड्स भी कम होती है। अवॉइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाई बिजनेस वॉल्यूम टू सस्टेन फॉरेन ब्रांचेस। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एडवांटेज, मेनी कंट्रीज रेस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स फ्रॉम ओपनिंग ब्रांचेस। कुछ कंट्रीज में है ऐसा कि वहां का रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउ नहीं करता है ब्रांच ओपन करने के लिए फॉरेन बैंक्स को। Correspondent banking helps banks operate internationally without direct branch presence, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंक इसी वजह से इवॉल्व हुआ है कि विदाउट ब्रांच ओपन करके भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, banks can participate in global trade and finance, minimal operation cost with wider global reach। Next, functions handled by correspondent banks। correspondent बैंक टू टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक अकाउंट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकाउंट सर्विसेज। दिस सर्विसेज रिक्वायर the existence of an account relationship between the correspondent bank and the client bank, ठीक है। अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दोनों बैंक में अकाउंट रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। इसमें फर्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, जैसा अपना क्लियरिंग सेक्शन काम करता है सेम वैसा ही है, बट ये फॉरेक्स टर्म में है। करस्पॉन्डेंट बैंक फैसिलिटेट्स आउटवर्ड इनवर्ड पेमेंट, कलेक्शंस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स। एलसी का कोई क्लेम आता है वो रीइंबर्स करना या क्लेम करना भी एक काम करस्पॉन्डेंट बैंक कर सकता है। कोई चेक ड्राफ्ट इश्यू करने का या कलेक्ट करने का। प्रोवाइडिंग पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन एडवाइसेस। Additionally, intraday credit lines may be offered to cover temporary shortfalls until settlement funds are received। कभी कभी क्या होता है, बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में अमाउंट शॉर्टफॉल होता है,
तो कुछ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट या टेम्पररी लिमिट भी करस्पॉन्डेंट बैंक दे सकता है। कलेक्शंस, एक्टिंग एज एन एजेंट द करस्पॉन्डेंट बैंक कलेक्ट्स। यहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक एज ए एजेंट वर्क कर रहा है। क्या कलेक्ट करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स, checks and other instruments. After realization, proceeds are credited to the client's bank. Payment follow-ups, noting, protesting of dishonored bills. ये यूज होता है कलेक्शन में, जब कोई बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है और वहां का क्लाइंट देने के लिए मना करता है, तब करस्पॉन्डेंट बैंक उसको नोटिंग या प्रोटेस्टिंग करता है। तो ये कलेक्शन का पार्ट है। हम देखेंगे इसे बाद में जब अपने सिलेबस में आएगा तब। Safeguarding client bank interest during collection. Third one, payments. The correspondent bank processes, क्या प्रोसेस करता है? इंटरबैंक सेटलमेंट्स। कोई फॉरेक्स का डील होता है, सपोज डीलिंग रूम में चाहिए है, या बैंक को कुछ यूएसडी चाहिए, तो आईएनआर बेच के वो यूएसडी खरीदता है, तो ये सेटलमेंट भी करस्पॉन्डेंट बैंक करता है। कस्टमर पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का कोई पेमेंट करने का रहा तो भी करता है। पेमेंट्स मेड टू बेनिफिशियरीज विद इन द सेम सिटी, कंट्री और इवन अदर कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन अकाउंट अरेंजमेंट। अकाउंट का कैसा अरेंजमेंट है उस हिसाब से ये करता है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट or loan facilities may be provided based on creditworthiness of the client bank. सिंपल, हम भी कोई लोन देने का है तो पहले सिबिल चेक करके देते, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। करस्पॉन्डेंट बैंक्स में इन्वेस्ट सरप्लस ओवरनाइट फंड्स एट कॉल्ड रेट्स माइनस अ मार्जिन। सपोज नॉस्ट्रो में कुछ ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो ओवरनाइट फंड बैंक अपना करस्पॉन्डेंट बैंक को बोलेगा कि आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए फॉर कॉल्ड रेट्स ओवरनाइट फंड। ऑफर कैश मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑप्शंस, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एज पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अदर सर्विसेज, these services are typically offered on a stand alone basis। ये सर्विसेज कैसे ऑफर होती है? स्टैंड अलोन बेसिस, विदाउट द नीड फॉर एन अकाउंट रिलेशनशिप। फर्स्ट केस के सर्विसेज में अकाउंट रिलेशनशिप मैंडेटरी है, बट ये जो अदर सर्विसेज आएगी यहाँ पे अकाउंट रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है। देयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डेंट्स बैंक इंटरनल पॉलिसीज एंड क्रेडिट इवेल्युएशन ऑफ द क्लाइंट बैंक। ये सभी डिपेंड है इंटरनल पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क पे। इसमें फर्स्ट, एडवाइजिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये हम देखेंगे एलसी के टॉपिक में, लेटर ऑफ क्रेडिट में। कंफर्मेशन ऑफ एलसी, ये भी वही डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक ड्राफ्ट है। इश्यूएंस ऑफ गारंटीज, बिड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटीज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेड रेफरल्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन एंटिटीज। कोई फॉरेन एंटिटीज का क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए फॉर इंपोर्ट पर्पज के लिए, सपोज कोई इंडिया का कस्टमर इंपोर्ट करना चाहता है, तो क्रेडिट रिपोर्ट बैंक मंगवा के उसको प्रोवाइड कर सकता है। या कोई टर्म लोन देना है और कोई मशीनरी खरीद रहा है, उस लोन से इंपोर्ट कर रहा है, तो बैंक क्रेडिट रिपोर्ट ले लेगा कि वो एंटिटी फुलफिल कर सकता है या नहीं।
इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ओवरनाइट फंड्स, टर्म डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, ईटीसी। फंड राइजिंग सर्विसेज, ये जस्ट लाइक ये अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप ही है। प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पेमेंट गेटवेज। अब इसमें क्या है, पेमेंट सिस्टम और गेटवेज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, टारगेट, नेफ्ट, आरटीजीएस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है, ग्लोबल सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, connects 11,000 plus institutions across 200 countries, provides 24 into 7 services with strong security, bilateral key exchange and RMA. Cost effective compared to telex. Telex क्या होता था, एक टाइपराइटर कनेक्टेड था टेलीकम्युनिकेशन लाइन को, यहाँ पे टाइप करते थे, इस वजह से उसको टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी था, ठीक है। ये क्या यूज करता है, बैंक आइडेंटिफायर कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन, बिग कोड, हम उसी को बोलते हैं स्विफ्ट कोड। सपोज हम जेपी मॉर्गन को अमाउंट ट्रांसफर करना है, कुछ मैसेज करना है, तो उसका बिग कोड क्या है, CHASUS ट्रिपल एक्स, ये होता है बिग कोड। स्विफ्ट डज नॉट ट्रांसफर फंड्स बट ट्रांसफर्स स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैसेजेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे नेफ्ट आरटीजीएस है, नेफ्ट आरटीजीएस में हम फंड ट्रांसफर करते हैं, बट स्विफ्ट क्या करता है, फाइनेंशियल मैसेज सेंड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ फंड्स इट इज सेंडिंग फाइनेंशियल मैसेजेस। फाइनेंशियल मैसेजेस कौन सा है, एग्जांपल बताएंगे आपके एग्जाम के लिए। मैसेज टाइप MT103, MT202, MT700 सीरीज, ये एलसी में यूज होता है, ये जस्ट एग्जांपल है। इंक्लूडिंग पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स स्विफ्ट थ्रू भेज सकते हैं, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव कम्युनिकेशन, ये सभी स्विफ्ट मैसेज के अंदर आता है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, स्विफ्ट फंड ट्रांसफर नहीं करता है, ये एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैसेज सेंड करता है, बस। नेक्स्ट आएगा चिप्स, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये क्या है, मेजर यूएस पेमेंट सिस्टम सिंस 1970। कहाँ ऑपरेट करता है, न्यूयॉर्क। यूज्ड मेनली फॉर लार्ज वैल्यू यूएसडी सेटलमेंट्स, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट। इसका फीचर्स क्या है, ये है ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटर बेस्ड, रिप्लेस पेपर चेक्स। मेंबरशिप 49 मेजर इंटरनेशनल बैंक्स करंटली, ठीक है। रियल टाइम मैसेजिंग, एंड ऑफ डे नेट सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब आरटीजीएस टाइप ही, जैसे यहाँ आरटीजीएस किया वहां पे तुरंत अकाउंट क्रेडिट होता है, रियल टाइम पे है। थ्रू आउट द डे बैंक सेंड रिसीव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। End of day positions are netted, each bank page receives only the net balance, तो नेटिंग होता है एट द एंड ऑफ डे। सेटलमेंट डन थ्रू पार्टिसिपेंट्स अकाउंट एट द फेडरल रिजर्व, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए में फेडरल रिजर्व है। कोड्स यूज्ड, कौन से कोड यूज होते हैं, चिप्स पार्टिसिपेंट कोड,
बैंक आइडेंटिफाई करने के लिए चिप्स कोड यूज होता है एंड यूआईडी नंबर टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी अकाउंट यूज्ड फॉर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मतलब इसमें कोई मैन्युअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। थर्ड, फेडवायर यूएसए, रन बाय फेडरल रिजर्व बैंक सिंस 1918। एक कैसे वर्क होता है? ऑन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, कवर्स domestic payments, interbank transfers, commercial payments, and security settlements. Over 9,000 participants identified via ABA numbers. Accounts. All US banks maintain accounts with the Federal Reserve. Next, CHAPS UK. Clearing House Automated Payment System in London. UK equivalent of CHIPS but mainly domestic. ये चिप्स की तरह ही है बट यूज होता है यूके में। वर्क्स ऑन नेट सेटलमेंट पे वर्क होता है। अप्रोक्सीमेट 20 डायरेक्ट मेंबर्स बैंक्स एंड 4,500 प्लस इनडायरेक्ट मेंबर्स है इसके। टारगेट टू यूरोजोन, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर, EU wide RTGS system for euro transactions, mandatory for settlement within the euro system, ECB plus national central banks, used by all eurozone countries. Current system target 2 है, coverage entire eurozone, 19 European Union members using euro. इसका रोल क्या है? Facilitates cross border euro payments, interbank transfers, securities related payments. RTGS plus and EBA systems Europe. RTGS plus क्या है? RTGS plus जर्मन हाइब्रिड RTGS सिस्टम, 90 प्लस पार्टिसिपेंट्स है इसमें। EBA यूरो 1 नेटिंग सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स। स्टेप 1, इसमें दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप 1 रिटेल यूरो पेमेंट, स्टेप 2 पैन यूरोपियन ACH फॉर रिटेल पेमेंट्स इनेबलिंग ESTP। अब हम देखेंगे इंडिया में आरटीजीएस एंड नेफ्ट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मैनेज्ड बाय आरबीआई थ्रू IDBRT Hyderabad. Minimum transaction 2 lakhs. Settlements in real time via RBI pool account. नेफ्ट बैच सेटलमेंट सिस्टम है, बैच में सेटलमेंट होता है। बैच सेटलमेंट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज 12 PM से 12:30 तक के ट्रांजेक्शन, ये हाफ आवर का एक बैच में सेटल होता है, ये बैच सेटलमेंट है। हैंडल स्मॉल रिटेल रिमिटेंसेस, सेटलमेंट ऑकर हाफ आवरली 23 टाइम्स डेली, ग्रेटली रिड्यूस चेक ड्राफ्ट यूजेस इन इंडिया। ठीक है, अब हम दोनों में का डिफरेंस देखेंगे। टाइप ऑफ सेटलमेंट, आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस है, यहाँ पे डिफर्ड बैच वाइज हाफ आवरली होता है। ऑपरेट कौन करता है? ऑब्वियसली आरबीआई। मिनिमम लिमिट आरटीजीएस में 2 lakhs है, नेफ्ट में नो मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट दोनों में भी नहीं है। अवेलेबिलिटी 24/7 दोनों भी। यूज केस आरटीजीएस हाई वैल्यू अर्जेंट ट्रांसफर्स, नेफ्ट रिटेल एंड रेगुलर पेमेंट्स। प्रोसेसिंग टाइम आरटीजीएस इंस्टेंट होता है और नेफ्ट विद इन बैचेस में होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक अकाउंट्स। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट का मीनिंग है आवर अकाउंट विथ यू, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द domestic bank's point of view. SBI Mumbai maintains USD account with Citibank New York. इसका फीचर क्या है? की फीचर
फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड विथ फॉरेन बैंक यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन एब्रॉड। ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखेंगे हम। ये है इंडिया। इंडिया का जो भी अकाउंट, इंडियन बैंक का जो भी अकाउंट इन फॉरेन बैंक, इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन करेंसी, हम उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। इंडियन बैंक का अकाउंट, इंडियन मीन्स आवर बैंक विथ यू, यू मतलब फॉरेन कंट्री इन फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसको बोलेंगे हम नॉस्ट्रो अकाउंट। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इन न्यूयॉर्क सिटी बैंक, हम उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट रहेगा अपना वॉस्ट्रो अकाउंट। यूर अकाउंट विथ अस फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक होल्ड्स INR अकाउंट विथ SBI। की फीचर्स, डोमेस्टिक करेंसी अकाउंट, ये किसमें अकाउंट रहेगा, INR में रहेगा, हेल्ड बाय फॉरेन बैंक विथ डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका। एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। फॉरेन बैंक, ये क्या है, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक, सपोज ये है सिटी बैंक। सिटी बैंक का अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। क्या सिटी बैंक USA का अकाउंट इन इंडिया इन INR रुपीज, हम उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, समझ गए। सिटी बैंक USA का अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन कंट्री इन INR, हम उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। अब नेक्स्ट, लोरो अकाउंट, their account with them from a third bank's perspective. Citibank refers to American Express INR account with SBI. Third party reference used in interbank communication, no ownership of account। ठीक है, कम इसको समझेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है बट हम समझेंगे अब इसको भी। क्या है, ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नया एग्जांपल लेंगे हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है JP मॉर्गन चेस USA, USA JP मॉर्गन, AIM, IM ये मेरा भारत। ओके। और एक थर्ड बैंक है यूके, यूके का बार्कलेस बैंक है, ये है बार्कलेस बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट है JP मॉर्गन में, और बार्कलेस बैंक का भी अकाउंट है USA में। ठीक है, मुझे कहीं और पैसा ट्रांसफर करना है यूके में, तो मैं SBI JP मॉर्गन को बोलेगा कि मुझे बार्कलेस बैंक के कस्टमर को वहां पे ट्रांजेक्शन करना है, तो देयर अकाउंट विद देम, SBI पर्सपेक्टिव से क्या होगा, JP मॉर्गन देयर अकाउंट विथ देम। ठीक है, देयर अकाउंट विथ देम। अब नेक्स्ट है मिरर अकाउंट। एक्चुअली मिरर अकाउंट ये रहता है कि सेम नॉस्ट्रो का रिफ्लेक्शन रहता है, मेंटेन्ड बाय बैंक इटसेल्फ, इसलिए यूज करता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए। नॉस्ट्रो में जो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे बैंक के खुद के पास जो रहता है वो सेम उसका मिरर अकाउंट ट्रिप्लिका यहाँ पे रहता है, वो रिकंसिलिएशन के
लिए यूज होता है। एसबीआई इंटरनल ledger फॉर इट्स यूएसडी अकाउंट विथ सिटी बैंक, used for reconciliation, maintained in home plus foreign currency matches with actual nostro activity। ठीक है। एनआरआई बैंकिंग, definition of non-resident Indian as per Foreign Exchange Management Act 1999, and NRI is an Indian citizen residing outside India due to employment, business, or occasion abroad with an intention to stay for an indefinite period. Assignment with foreign governments, agencies, international, multinational organization, example, UNO, IMF, World Bank. Third one, government officials, including central, state, PSU, deputed abroad, including posting to diplomatic missions। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन कहाँ रिसाइड कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। क्या है, इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, उसका रहने का टाइम क्या होना चाहिए, इनडेफिनाइट पीरियड, तो वो कहलाएगा एनआरआई। अब सेकंड, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज फॉरेन सिटीजन excluding citizen of Pakistan, Bangladesh और अदर नोटिफाइड कंट्रीज। तो फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट में क्या है, इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो सेकंड में क्या है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज फॉरेन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है, बट वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का डिफिनेशन हम नीचे देखें, कौन कौन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है। वो was a citizen of India under the Constitution और Citizenship Act 1955। वो इंडिया का सिटीजन था। फर्स्ट, सपोज एक एग्जांपल लेंगे, अमित। अमित अभी यूएसए का सिटीजनशिप है अमित के पास में, बट बिफोर ऑब्टेनिंग यूएसए सिटीजन अमित के पास इंडिया का पासपोर्ट था। ठीक है, बट अमित के पास अभी यूएसए का सिटीजनशिप है, बट इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, तो अमित को इंडिया का पासपोर्ट इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब अमित यूएसए का सिटीजनशिप है, तो एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव अमित हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ गए। अब इसको और एक बार ठीक से समझेंगे। अमित यूएसए का सिटीजनशिप है, बट उसके पास इंडिया का भी पासपोर्ट था, बट इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो फिर अमित को इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के बाद अमित एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। belong to a territory that became part of India after 15th August 1947। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, belong to a territory that became part of India after 15th August 1947। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, अनीता। born in गोवा, गोवा में born हुई है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बिफोर 1940, 15 अगस्त 1947 है। ठीक है, बट लेटर वो कोई सपोज यूएसए की सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, बट गोवा आफ्टर 1947 इंडिया का पार्ट हो गया, तो इस केस में अनीता इंडिया के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गई। अब नेक्स्ट, अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या है, जो चाइल्ड रहेगा
ग्रैंड चाइल्ड रहेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन का, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाएगा। अब फोर्थ, is a spouse of foreign origin of, spouse of foreign origin of Indian citizen or person of Indian origin। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन की जो फॉरेन स्पाउस रहेगी वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही रहेगी। एक एग्जांपल लेंगे इसका, एना है, वो जर्मन सिटीजनशिप है उसके पास में, इज मैरिड टू राजू हु इज यूएस सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, क्या है, एना एक कहाँ की है, जर्मनी की। ठीक है, बट इसकी शादी हो गई राजू से, जो है रहता है यूएसए में, किसी जॉब के लिए गया होगा और इससे शादी हो गई, बट ये इंडियन ओरिजिन का है राजू। ठीक है, बट अब एना एज इंडियन पर्सपेक्टिव पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गई। ठीक है, समझ गए सभी कंसेप्ट ये। नोट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंक्लूड्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर 7A ऑफ सिटीजन एक्ट 1955। कुछ स्पेशल क्लैरिफिकेशन है, जो टूरिस्ट विजिटिंग अब्रॉड ब्रीफली आर नॉट एनआरआईज। ठीक है, जो टूरिस्ट कुछ दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, यूएई गया, बुर्ज खलीफा देख के आया, इसलिए वो एनआरआई नहीं कहलाएगा। बट सेकंड पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आर ट्रीटेड एज एनआरआईज बाय आरबीआई even if their stay is not indefinite। इनका पीरियड जो है स्टे वाला डिफिनाइट है, फिर भी स्टूडेंट को एनआरआई कहलाएगा बाय आरबीआई। ठीक है, स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन are treated as PIOs for banking investment purposes provided investments accounts are held jointly। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, firms, trust or companies majority owned greater than or equal to 60% of shares held by NRIs। सपोज एनआरआई के पास इक्वल टू और ग्रेटर देन 60% शेयर्स रहेंगे तो वो ओसीबी कहलाएगा। Earlier, OCBs enjoyed the same investment facilities as NRIs. Since 16 September 2003, OCBs are reorganized as investor class by RBI. They can no longer make fresh investment in India। डेफिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डेफिनेशन हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आएगा, वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हम फर्स्ट वाला समझ लेंगे, वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन एक्ट 1955। तो इसमें क्या है, एक एग्जांपल लेंगे, अर्जुन। ठीक है, अभी वो यूएसए का सिटीजन है। ठीक है, बिफोर ऑब्टेनिंग यूएसए सिटीजन लेने से पहले अर्जुन के पास इंडियन पासपोर्ट था, इंडिया को पासपोर्ट था। तो इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड। ठीक है, तो एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव अब इस केस में अर्जुन हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे ही अर्जुन को यूएस सिटीजनशिप मिलेगा, उसे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव अर्जुन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए। ठीक है, समझ गए ये फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम सेकंड पॉइंट समझेंगे, बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो
1947 के बाद वो पार्ट हुआ इंडिया का। अब हम इसका एक एग्जांपल समझ लेंगे। लता, born in गोवा इन 1940। लता गोवा में बॉर्न हुई 1940, ठीक है। ये कब है? बिफोर गोवा पार्ट ऑफ इंडिया। पार्ट ऑफ इंडिया कब हुआ? 1961 में, ठीक है। लेटर, अब उसके बाद में लता अब यूएसए की सिटीजनशिप हो गई, ठीक है। अब गोवा इंडिया का पार्ट हो गया है, तो एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव लता अब पीआईओ हो गई। समझ गए? ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रिया, born in कनाडा, ठीक है। प्रिया क्या है? ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है किसकी? इंडियन सिटीजन की और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। तो प्रिया भी अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए। समझ गए? अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इज द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन और ए पीआईओ, ठीक है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ पीआईओ, सपोज एना, ठीक है। ये है जर्मन सिटीजन। क्या है? जर्मन सिटीजन। इसकी शादी हो गई, मैरिड टू राजीव, हु इज, क्या है वो? इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो अब एना क्या हो गई? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। एना, एना जर्मन सिटीजन है, मैरिड विथ राजू, वो रहता है यूएसए में, किसी जॉब के लिए वहां गया है और वो इंडियन सिटीजन है। अब शादी हो गई तो एना क्या हो गई? अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक अकाउंट्स। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट का मीनिंग है आवर अकाउंट विथ यू, पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द domestic bank's point of view. SBI Mumbai maintains USD account with Citibank New York. इसका फीचर क्या है? की फीचर, फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड विथ फॉरेन बैंक यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन एब्रॉड, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखेंगे हम। ये है इंडिया। इंडिया का जो भी अकाउंट, इंडियन बैंक का जो भी अकाउंट इन फॉरेन बैंक, इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन करेंसी, हम उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। इंडियन बैंक का अकाउंट, इंडियन मीन्स आवर बैंक विथ यू, यू मतलब फॉरेन कंट्री इन फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसको बोलेंगे हम नॉस्ट्रो अकाउंट। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इन न्यूयॉर्क सिटी बैंक, हम उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट रहेगा अपना वॉस्ट्रो अकाउंट, यूर अकाउंट विथ अस,
From the foreign bank's point of view, American Express Bank holds INR account with SBI. की फीचर्स, डोमेस्टिक करेंसी अकाउंट, ये किसमें अकाउंट रहेगा? आईएनआर में रहेगा, हेल्ड बाय फॉरेन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका। एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फॉरेन बैंक, ये क्या है? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक, सपोज ये है सिटी बैंक। सिटी बैंक का अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। क्या सिटी बैंक यूएसए का अकाउंट इन इंडिया इन आईएनआर रुपीज, हम उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, समझ गए? सिटी बैंक यूएसए का अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन कंट्री इन आईएनआर, हम उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। अब नेक्स्ट, लोरो अकाउंट, their account with them from a third bank's perspective. Citibank refers to American Express INR account with SBI. Third party reference used in interbank communication, no ownership of account. ठीक है, कम इसको समझेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है बट हम समझेंगे अब इसको भी। क्या है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नया एग्जांपल लेंगे हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है जेपी मॉर्गन चेस यूएसए। यूएसए, जेपी मॉर्गन, ए आई एन, आई एन, ये मेरा भारत, ओके। और एक थर्ड बैंक है यूके, यूके का बार्कलेस बैंक है, ये है बार्कलेस बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट है जेपी मॉर्गन में, और बार्कलेस बैंक का भी अकाउंट है यूएसए में। ठीक है, मुझे कहीं और पैसा ट्रांसफर करना है यूके में, तो मैं एसबीआई जेपी मॉर्गन को बोलेगा कि मुझे बार्कलेस बैंक के कस्टमर को वहां पे ट्रांजेक्शन करना है, तो देयर अकाउंट विद देम। एसबीआई पर्सपेक्टिव से क्या होगा? जेपी मॉर्गन, देयर अकाउंट विथ देम। ठीक है, देयर अकाउंट विथ देम। अब नेक्स्ट है मिरर अकाउंट। एक्चुअली मिरर अकाउंट ये रहता है कि सेम नॉस्ट्रो का रिफ्लेक्शन रहता है, मेंटेन्ड बाय बैंक इटसेल्फ, इसलिए यूज करता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए। नॉस्ट्रो में जो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे बैंक के खुद के पास जो रहता है वो सेम उसका मिरर अकाउंट रिप्लिका यहाँ पे रहता है, वो रिकंसिलिएशन के लिए यूज होता है। एसबीआई इंटरनल लेजर फॉर इट्स यूएसडी अकाउंट विथ सिटी बैंक, used for reconciliation, maintained in home plus foreign currency matches with actual nostro activity। ठीक है, हम अब एनआरआई अकाउंट्स, रुपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, उसमें टाइप्स देखेंगे इन डिटेल्स सभी अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आएगा इसका एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या है ये? एनआरई का मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। ये कौन सा अकाउंट होता है? रुपी अकाउंट। एनआरई और एनआरओ में आप आगे जाके डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है। ये है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। हु कैन ओपन, हमने एनआरआई का और पीआईओ का ऑलरेडी डेफिनेशन देखा है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी फंडेड वाया रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, टीटी, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट। ठीक है, जो बाहर गए हुए हैं
वहां से वो पैसा इस अकाउंट में भेज सकते हैं। फॉरेन करेंसी टेंडर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अ टेम्पररी विजिट। सपोज कोई एनआरआई इंडिया में आया है अपने घर से कि घर में किसी को मिलने के लिए, तो उसके पास कोई फॉरेन करेंसी है, तो वो भी वहां पे डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है। कौन से अकाउंट अवेलेबल है? सेविंग, करंट, आरडी, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मिनिमम टेन्योर 1 ईयर होना चाहिए। टर्म डिपॉजिट मिनिमम टेन्योर 1 ईयर। ठीक है। तो इसमें ज्वाइंट होल्डिंग भी कर सकता है, अकाउंट ज्वाइंट में भी ओपन कर सकते हैं। किसके साथ ज्वाइंट कर सकते हैं? बिटवीन टू और मोर एनआरआईज और पीआईओस। ठीक है। और विथ अ रेसिडेंट रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। ओनली फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट। रेसिडेंट रिलेटिव कैन ओनली ऑपरेट वाया रेसिडेंट रिलेटिव जो है वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है वाया पावर ऑफ अटर्नी विथ स्ट्रिक्ट लिमिटेशन। ठीक है। एनआरई अकाउंट में कुछ परमिटेड क्रेडिट्स है, कौन से वो देखेंगे अब। फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस, लोकल कोई जो इंटरेस्ट अर्न करता है लोकली, जो एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, या इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम एनआरई फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनआरई फंड से ही हुआ है, तो उसी का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो आता है या इंटरेस्ट आता है, उसी को हम एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। जो फंड्स एनआरई अकाउंट से डेबिट होके इन्वेस्ट हुआ है, उसी का इंटरेस्ट या डिविडेंड ही इसमें क्रेडिट हो सकता है। सेकंड, ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंडेड फ्रॉम एनआरई अकाउंट, अभी हमने ऊपर देखा है इसी। करंट इनकम, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट etc only if the income belongs to NRI PIO account holder। ये जो ऊपर का जो है इनकम, वो सिर्फ जो एनआरआई है या पीआईओ उसके उसका ही होगा, तभी इसमें क्रेडिट कर सकते हैं। एप्लीकेबल इंडियन टैक्सेस हैव बीन पेड और प्रोवाइडेड फॉर, जो ऊपर का इनकम आ रहा है ये, उसका जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस है वो इंडिया में पे करना चाहिए उसे। परमिटेड डेबिट्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट, कौन सा डेबिट कर सकते हैं वो भी देखेंगे अब। लोकल डिस्बर्समेंट इन इंडिया, आउटसाइड रिमिटेंस कर सकता है। ट्रांसफर टू अदर एनआरई और एफसीएनआरबी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज पर फेमा रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का रेगुलेशन के हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करना है। अदर कौन सी फैसिलिटीज हम एनआरई को दे सकते हैं? चेकबुक फैसिलिटी फॉर एसबीआई अकाउंट एंड करंट अकाउंट, फुल रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब रिपेट्रिएशन का मतलब हम देखेंगे। रिपेट्रिएशन का मतलब सपोज कोई एनआरआई है, वो कोई फंड इंडिया में भेजता है। ठीक है। एक एनआरआई है यूएसए में, इंडिया में उसने फंड भेजा है अपने एनआरई अकाउंट में, और किसी बैंक में उसने डिपॉजिट करवाया है आफ्टर 1 लाख यूएसडी। आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ दिस डिपॉजिट वो पूरा फंड यूएसए को या बाहर भेज सकता है। समझ गए? एनआरआई है यूएसए में, उसने इंडिया में फंड भेजा है अपने बैंक में, और वहां पे उसने एफडी कराया है या एनआरई अकाउंट में है, तो ये पूरा फंड वो यूएसए या कहीं दूसरे कंट्री में भेज सकता है। इसी को बोलते हैं रिपेट्रिएबल, रिपेट्रिएशन। मतलब जो फंड उसके अकाउंट में है वो पूरा वो बाहर भेज सकता है, उसी को हम रिपेट्रिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलेगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नॉमिनी अलाउड, टैक्स बेनिफिट।
टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और ऊपर बोल रहा है कि आपको इंडियन टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो बैंक में डिपॉजिट किया है तो उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है वो एनआरआई, अपना एनआरई अकाउंट से कहीं और पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। सपोज कोई डेट फंड ले लिया, उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको उसको टैक्स लगेगा। बट ये जो डिपॉजिट किया है यहाँ पे वो फुल एग्जेम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, रेसिडेंट पावर ऑफ अटॉर्नी ऑपरेशंस लिमिटेड परमिटेड फॉर, किस लिए परमिट किया है ये देखेंगे। लोकल पेमेंट कर सकेगा वो, रिमिटेंस टू एनआरआईज ओवरसीज अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इफ इलिजिबल। अब पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता है? नया एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, रिपेट्रिएशन टू थर्ड पार्टी, गिफ्टिंग टू रेसिडेंट, ट्रांसफर टू अनदर एनआरई अकाउंट। ठीक है, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 50,000 टू बी क्लियर विद इन 2 वीक्स, 2 वीक में उसको क्लियर करना होगा। चेंज ऑफ स्टेटस, ठीक है, कोई ऑन एनआरआईज रिटर्न टू इंडिया एनआरई अकाउंट का स्टेटस चेंज होके रेसिडेंट अकाउंट और आरएफसी अकाउंट करके चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई एनआरआई गया है बाहर और बाद में इंडिया का रेसिडेंट बनता है या इंडिया में आता है, तो उसका अकाउंट जो एनआरआई है उसका चेंज करके हम रेसिडेंट अकाउंट या आरएफसी अकाउंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एंड टेंडर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, जो भी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होता है वो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस पे मिलेगा। तो अब सेकंड अकाउंट देखेंगे हम, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। फर्स्ट, डेफिनेशन एंड पर्पस, इसका पर्पस और डेफिनेशन क्या है? एनआरओ अकाउंट इज rupee denominated account opened and maintained in India। कौन सा अकाउंट है? रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन्ड एंड मेंटेन इन इंडिया बाय एनआरआई, पीआईओ, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया। जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं विजिट करने के लिए वो एनआरओ अकाउंट ओपन करता है। Foreign nationals who have left India but need to collect pending dues। कोई फॉरेन नेशनल यहाँ पे आया है कुछ काम करने के लिए, टीसीएस और इंफोसिस, और उसका टेंडर खत्म हुआ है और वो घर गया है अपना यूएसए को, यूएसए का था यूएसए गया है, बट उसका कुछ ड्यूज पेंडिंग है तो वो भी एनआरओ अकाउंट रख सकता है। ठीक है, बट एनआरई में सिर्फ एनआरआई एंड पीआईओ ओपन कर सकते थे अकाउंट, बट एनआरओ में एनआरआई, पीआईओ, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया, फॉरेन नेशनल्स हु लेफ्ट इंडिया। ठीक है, इट इज मीन टू मैनेज इनकम अर्न इन इंडिया। ठीक है, डिफरेंस भी हम आगे जाके देखेंगे एनआरई और एनआरओ में। एनआरओ का मेन पर्पज जो है, इसका पर्पज ये है कि जो भी इनकम अर्न इन इंडिया है सच एज रेंट, डिविडेंड, pension, interest, proceeds from investment made before becoming एनआरआई। ठीक है, एनआरआई होने से पहले जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया का, उसका जो भी रियलाइजेशन होगा या उसका जो भी प्रोसीड्स होगा वो एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। बट एनआरई में क्या है, जो भी फंड एनआरई से डेबिट होके इन्वेस्ट हुआ है उसी को हम क्रेडिट कर सकते थे एनआरई अकाउंट में। बट एनआरओ अकाउंट में हम बिफोर बिकमिंग एनआरआई जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी हम क्रेडिट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस एनआरई और एनआरओ का ये है, समझ गए? और एक बात समझेंगे हम, एनआरओ अकाउंट में प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर बिकमिंग एनआरआई, एनआरआई बनने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो हम एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। बट एनआरई अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ जो एनआरई अकाउंट
से डेबिट हुआ है फंड और वो इन्वेस्ट किया हुआ है, वही हम क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी एनआरआई या पीआईओ है उसका खुद का पेंशन, डिविडेंड, यही हम क्रेडिट कर सकते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ एनआरओ अकाउंट्स: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। All interest rates, tenure rules follow the domestic deposit norms. However, interest earned is taxable in India. एनआरई अकाउंट में टैक्सेबल नहीं था, एनआरओ में टैक्सेबल है। की अकाउंट ऑपरेशंस, इसमें परमिसेबल क्रेडिट क्या क्या है? इनवर्ड रिमिटेंस, legitimate income earned in India, rent, dividend, transfer from other NRO accounts, gifts, loans in rupees from resident under LRS scheme, liberalized remittance scheme। हम ये देखेंगे सेकंड यूनिट में क्या है एलआरएस स्कीम। ये फोर्थ वाला हम एनआरई में क्रेडिट नहीं कर सकते। परमिसेबल डेबिट्स, लोकल पेमेंट्स इन आईएनआर, लोकल कोई पेमेंट करना है आईएनआर में तो वो भी कर सकते हैं। ट्रांसफर टू अदर एनआरओ अकाउंट्स, रिमिटेंस ऑफ करंट इनकम अब्रॉड, इंटरेस्ट, रेंट, ईटीसी, जो भी करंट इनकम आता है वो। कैपिटल रिपेट्रिएशन अप टू 1 million USD पर फाइनेंशियल ईयर अंडर फेमा रिमिटेंस ऑफ असेट रेगुलेशन 2016। तो एनआरओ अकाउंट से आप पर ईयर 1 मिलियन यूएसडी ही ट्रांसफर कर सकते हो अदर कंट्रीज को। मतलब एनआरओ अकाउंट से हम 1 मिलियन यूएसडी पर ईयर रिपेट्रिएट कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर है। अब हम देखेंगे कि कैटेगरी, लिमिट, कंडीशन, रिपेट्रिएशन रूल्स देखेंगे हम। एनआरआई और पीआईओ का जो भी एनआरओ अकाउंट होता है, अप टू यूएसडी 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पेएबल ऑफ एप्लीकेबल इनकम टैक्स। उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, 15 CA एंड CB करके रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है और उसको लोकल टैक्स भी पेमेंट करना है, तभी जाके वो ट्रांसफर कर सकता है। फॉरेन टूरिस्ट जो विजिट करने आए हैं, फुल अमाउंट ऑफ इनवर्ड रिमिटेंस एंड कन्वर्जन, जो बाहर से उसने अमाउंट जो भेजा है वो हम फुल्ली रिपेट्रिएट कर सकते हैं। बट जो लोकल क्रेडिट जो लिया है उसने कहीं से, वो हम भेज नहीं सकते बाहर। उसका जो इनवर्ड रिमिटेंस आया है सिर्फ वही भेज सकते। उसके अकाउंट में कोई लोकल क्रेडिट रहेगा तो हम वो नहीं भेज सकते। प्रोवाइडेड अकाउंट कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड अकाउंट इज मेंटेन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। वो अकाउंट 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओपन करके। फॉरेन नेशनल्स पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, कोई यूएसए का पर्सन आया है यहाँ पे टीसीएस में काम करने के लिए, उसका टेंडर खत्म हो गया और वो चला गया, वो हो गया फॉरेन नेशनल्स। वो क्या कर सकता है? अप टू 1 यूएसडी मिलियन, अप टू यूएसडी 1 मिलियन वो ट्रांसफर कर सकता है। वो इमीडिएट रिपेट्रिएशन पोस्ट डिपार्चर, अकाउंट क्लोजर आफ्टर ड्यूज आर रिपेट्रिएट, अकाउंट आपको सभी ड्यूज पे करने के बाद क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइंस: फ्रेश रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग एनआरओ एनआरई एफसीएनआर अकाउंट,
mandatory redesignation. When resident becomes NRI, the existing resident account must be redesignated as NRO. ठीक है, एक XYZ पर्सन है, अब वो है रेसिडेंट, बट वो बाहर गया है किस काम के लिए, उसका जो भी अकाउंट है वो अब क्लासिफाई होगा एनआरओ अकाउंट। और इसका वाइस वर्सा, जब एनआरआई इंडिया में आएगा रहने के लिए परमानेंट स्टे के लिए, उसका जो एनआरओ अकाउंट है उसको हम रेसिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अकाउंट होल्डिंग रूल्स कैन बी हेल्ड jointly with a resident on a former or survivor basis, can be held jointly by two or more NRIs and PIOs. Nomination facility is available. Foreign nationals of non-Indian origin may open NRO account subject to condition। जैसे हमने देखा है टूरिस्ट कोई काम के लिए आता है, वो एक एग्जांपल होगा। कंट्री स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, एनआरओ अकाउंट पाकिस्तानी लोगों को ओपन करने के लिए प्रायर आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है। फॉर बांग्लादेश, individuals may open account with valid visa and FRRO and FRO registration। इंडिविजुअल के लिए वीसा एंड FRRO एंड FRO रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट एंटिटीज के लिए प्रायर आरबीआई अप्रूवल चाहिए। But in Pakistan cases, for both individual and entities of Pakistani national, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी ऑपरेशंस, POA can be granted by the NRI account holder to a resident individual. Such POA holders may make local payments, remit current income, cannot repatriate capital funds और make gifts। कैपिटल फंड रिमिट नहीं कर सकता और गिफ्ट भी नहीं दे सकता पीओए होल्डर। फॉरेन नेशनल्स पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सिनारियो, ठीक है। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सिनारियो देखेंगे, मतलब इसका कोई बाहर से यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए आया बट अपने अभी घर गया है, अब वो सिनारियो देखेंगे। May redesignate their resident accounts as NRO post-departure, permitted to receive pending bona fide dues. Amount should be repatriated immediately up to 1 USD per financial year, 1 million USD per financial year. Account to be closed once dues are received and repatriated successfully। एक बार सभी अमाउंट उनका रिपेट्रिएट करने के बाद अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। स्मॉल समरी टेबल देखेंगे अब हम। करेंसी INR, अकाउंट टाइप सेविंग, करंट, आरडी, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के लिए जो भी लोकल अपना एफडी पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही एनआरओ के लिए रहेगा। इंटरेस्ट टैक्सेबल इन इंडिया। ज्वाइंट होल्डिंग फॉर्मर और सर्वाइवर के इंस्ट्रक्शन के साथ ही हम ये ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन लिमिट USD 1 million per financial year। Power of attorney allowed for local payments and remittance of current income। Tourist account valid up to 6 months only। Tax TDS is applicable। Conversion, resident NRO on opening, on becoming NRI, NRO resident on returning to India। रेसिडेंट अकाउंट एनआरओ होगा जब एनआरआई, जब रेसिडेंट बिकमिंग एनआरआई, ठीक है। और एनआरओ अकाउंट रेसिडेंट होगा जब रिटर्निंग टू इंडिया।
अब थर्ड, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स, एफसीएनआर बी अकाउंट देखेंगे आप। हु कैन ओपन, सिर्फ एनआरआई एंड पीआईओज विथ ऑथराइज्ड डीलर और बैंक्स परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है, ये लोग कहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं? एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई ने परमिट किया है ऑथराइज्ड डीलर्स एंड बैंक्स के साथ ही ये एफसीएनआर बी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। की फीचर्स, अकाउंट टाइप, ओनली टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं एफसीएनआरबी में। इसका टेनर है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 इयर्स। करेंसी, एनी परमिसिबल फॉरेन करेंसी, कौन से भी करेंसी में आप ओपन कर सकते हो, परमिसिबल होनी चाहिए। यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, ठीक है। रिपेट्रिएशन, fully repatriable, both principal and interest in same currency। एक्सचेंज रिस्क है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो डिपॉजिट हो रहा है ये फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसमें कोई एक्सचेंज नहीं है। इसका नाम ही है फॉरेन करेंसी अकाउंट। टैक्सेशन, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स एग्जेम्प्ट इन इंडिया। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, अवेलेबल है। ज्वाइंट होल्डिंग रूल्स, बिटवीन टू और मोर एनआरआईज एंड पीआईज में ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विथ रेसिडेंट रिलेटिव, एज पर कंपनीज एक्ट डेफिनेशन, रिलेटिव, रिलेटिव का क्या है मीनिंग, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, अलाउड फॉर फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। रेसिडेंट रिलेटिव कैन ऑपरेट एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ड्यूरिंग एनआरआईज लाइफ टाइम। अब इसमें कौन से क्रेडिट अलाउ रहते हैं? इनवर्ड रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स, सिंस एफसीएनआर इज ए टर्म डिपॉजिट है, क्रेडिट अप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। डेबिट्स, permitted only on closure or premature closure of deposit। Other facilities, no exchange risk, अकाउंट मेंटेन इन फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रिस्क नहीं है क्योंकि अकाउंट फॉरेन करेंसी में है। फुल रिपेट्रिएशन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 360 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर कन्वेंशन। अब हम इसी बीएफए में ट्रेजरी मॉडल में हम देखें कि डेज काउंट कन्वेंशन कैसा रहता है। हर कंट्री का अलग अलग रहता है अपना। डेज डिवाइडेड बाय 365 रहता है, कहीं फॉरेन में डेज डिवाइडेड बाय 360 रहता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, टैक्स बेनिफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया, इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्ट है इंडिया में। पीओए रेस्ट्रिक्शन, नो लोकल विड्रॉल्स, मींस resident POA cannot use account except for closure। फॉरवर्ड कवर, हेज करने के लिए फॉरवर्ड बुक कर सकता है इसमें, बॉल बैलेंस कैन बी हेज्ड। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कैन बी इशूड अगेंस्ट एफसीएनआरबी, एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स, ठीक है। टैक्सेशन, इंटरेस्ट अर्न exempt from income tax। Remittances, net of applicable taxes permitted by banks on production of required CBDT documents। इंटरेस्ट पेमेंट्स रूल्स, फिक्स रेट डिपॉजिट, फिक्स रेट है तो इंटरेस्ट मस्ट बी विद इन सीलिंग ऑफ लाइबोर फॉर करस्पॉन्डिंग करेंसी एंड टेनर। अब लाइबोर तो डिमोलिश हो गया, अब हम यूज करते हैं अल्टरनेट रेट रेफरेंस यूज करते हैं। ये क्यों हुआ क्या नहीं, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट, इंटरेस्ट मस्ट बी विद इन सीलिंग ऑफ स्वैप रेट्स, फ्लोटिंग के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन based on 360 days year, compounded semi-annually 180 days, ठीक है। रीसेट पीरियड, एवरी 6 मंथ्स को इंटरेस्ट रीसेट होगा। रेट बेस, लाइबोर से ऑपरेट्स ऑफ द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीवियस मंथ आर यूज्ड टू सेट
for the following month. International credit cards for NRIs and PIOs. AD Bank can issue international credit cards to NRIs and PIOs. Cards can be settled via inward remittance balances in FCNRB, NRE or NRO account. No RBI approval required. अब हम समरी देखेंगे. करेंसी, एनी परमिसिबल फॉरेन करेंसी, अकाउंट टाइप, टर्म डिपॉजिट ओनली, टेनर 1 to 5, ज्वाइंट होल्डिंग रह सकता है एनआरआई पीआईओ विथ एनआरआई पीआईओ रेसिडेंट रिलेटिव, रिपेट्रिएशन फुल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टैक्सेशन इंटरेस्ट exempt from income tax, exchange risk, no risk, foreign currency denomination, interest rates capped at LIBOR/swap plus margin. जैसे अपना RLLR प्लस जो भी मार्जिन रहता है सेम ये वो भी ये भी सेम ही है. क्रेडिट डेबिट ओनली फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजर, पावर ऑफ अटर्नी ऑपरेशन, नो लोकल विड्रॉल्स, क्रेडिट कार्ड्स परमिटेड, नो आरबीआई अप्रूवल नीडेड. अब फोर्थ देखेंगे स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी SNNR SNRR अकाउंट. इसका पर्पस एंड एलिजिबिलिटी. फर्स्ट, हु कैन ओपन. Any person resident outside India having business interest in India can open SNRR account with authorized dealer bank only. ठीक है. इट लाइक बिजनेस अकाउंट जैसे अपना करंट अकाउंट रहता है, ये भी वैसे ही सेम है SNRR अकाउंट. Purpose: to facilitate bona fide rupee transactions related to business operation, provided they do not violate FEMA or any RBI regulations. इसका पर्पस क्या है? bona fide ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही इस अकाउंट से कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्शंस, अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? Transfers from NRO accounts to SNRR account are not allowed. NRO अकाउंट से SNRR में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते. Foreign exchange provision to Indian residents from this account is strictly prohibited. मतलब इस अकाउंट से कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन इंडियन रेसिडेंट के अकाउंट में नहीं कर सकते. ठीक है. नो इंटरेस्ट टू बी पेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. कुछ अकाउंट ओपन करने के लिए प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज मैंडेटरी. कौन सा है? पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश नेशनल्स और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश. की फीचर्स. करेंसी इंडियन रुपीज. इंटरेस्ट no interest is payable. Nomenclature must reflect the specific business purpose. जो भी नाम रहेगा इसका उसमें जो बिजनेस का पर्पज है वो भी उस नाम में इंक्लूड होना चाहिए. Eligible credits and debits must be incidental and commensurate with declared business activity. Incidental का मीनिंग क्या है? The transactions in the account must arise naturally out of the non-residents declared business activity in India, not random or unrelated. जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो नेचुरली होना चाहिए. मतलब ऐसा रैंडमली कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है. और जो साइज एंड वॉल्यूम रहेगा ट्रांजेक्शन का वो भी इन लाइन विथ बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए. ठीक है. Repatriation, balance are repatriable. Taxation, all transactions are subject to applicable Indian taxes. Account conversion can be converted to resident rupee account if account holder becomes a resident. Resident होने के बाद हम resident account करके convert कर सकते हैं. Tenure must be concurrent with business duration, but maximum period क्या है? 7 years.
Closure. No operation permitted after 7 years from opening that account. कंकरेंट तो है बट वो अकाउंट मैक्सिमम 7 years तक रख सकता है. जॉइंट होल्डिंग not specified, typically opened in name of foreign entity or individual. Nomination. Amount payable to non-resident nominee is credited to NRO account. NRO to SNRR transfer not permitted. Operational guidelines. Nomenclature. The business must reflect the specific business for which it was opened. Example, ABC Limited, escrow account for infrastructure project. Business linkage. All credits, debits and balances should be closely linked to business operations. ठीक है. Forex conversion prohibition. The account must not be used to provide foreign exchange to Indian resident in exchange for INR directly or indirectly. Compliance. AD banks must ensure strict FEMA and RBI compliance for all operations. Tenor enforcement. No transactions are allowed beyond 7 years of account opening, regardless of balance or uses. Closure and conversion. Account holder. Person resident outside India with business interest in India. Currency INR. Interest not permitted. Tenor 7 years. Purpose bona fide business rupee transaction. Repatriation allowed है. Taxation as per India's laws. Transfer from NRO prohibited. Conversion to resident account, yes, allowed है. RBI approval, Pakistan, Bangladeshi national and entities. Nominee payout credited to NRO account of the nominee. नॉमिनी को पे आउट करते टाइम पे एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं बट इस अकाउंट एनआरओ का क्रेडिट एसएनआरआर में नहीं आना चाहिए. क्विक समरी टेबल. अकाउंट होल्डर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विथ बिजनेस इंटरेस्ट. करेंसी आईएनआर में अकाउंट रहेगा. इंटरेस्ट नॉट परमिटेड. टेनर 7 years. पर्पस क्या है? बोनाफाइड बिजनेस रूपी ट्रांजेक्शन. रिपेट्रिएशन अलाउड. Taxation applicable as per India's laws. Transfer from NRO prohibited. Conversion to resident account allowed है. RBI approval for पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश. नॉमिनी पे आउट एनआरओ अकाउंट में कर सकते हैं. अब हम डिफरेंस टेबल देखेंगे. ठीक है. एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एसएनआरआर. फर्स्ट करेंसी. एनआरई में आईएनआर में है. एनआरओ आईएनआर. एफसीएनआर भी. एफसीएनआर के नाम ही है फॉरेन करेंसी, तो ये कौन सी करेंसी रहेगी? एफसीएनआर का फॉरेन करेंसी. एसएनआरआर आईएनआर. हु कैन ओपन. एनआरई में एनआरआई पीआईओ. एनआरओ में पीआई एनआरआई पीआईओ फॉरेन टूरिस्ट. एफसीएनआर एनआरआई पीआईओ एनी नॉन रेसिडेंट विथ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया. टाइप ऑफ अकाउंट. एनआरई में एसबी करंट आरडी टर्म डिपॉजिट. एनआरओ में एसबी करंट आरडी टर्म डिपॉजिट बट एफसीएनआरबी में सिर्फ टर्म डिपॉजिट है. एसएनआरआर में लिंक टू स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अकाउंट रहेगा. क्रेडिट अलाउड. एनआरई में इनवर्ड रिमिटेंस. ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई एफसीएनआर इनकम रेंट एंड डिविडेंड. एनआरओ में inward remittance, income in India, transfer from NRO. एनआरई एनआरओ में माइनर डिफरेंस है. एनआरई अकाउंट में जो लोकल क्रेडिट जो आता है एनआरई अकाउंट में वो वो एनआरआई या पीआईओ का पेंशन रहेगा या डिविडेंड रहेगा. प्लस जो एनआरई अकाउंट से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट में आ सकता है. बट एनआरओ अकाउंट में बिफोर बिकमिंग एनआरआई एनआरआई बनने से पहले जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसका प्रोसीड्स भी एनआरओ में क्रेडिट कर सकते हैं. ये मेन डिफरेंस है.
FCNRB ओनली फॉरेन करेंसी रिमिटेंस फॉर ओपनिंग, अकाउंट ओपन करने के लिए फॉरेन करेंसी रिमिटेंस आना चाहिए उस अकाउंट में। बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ सकता है। डेबिट अलाउड्स एनआरई में लोकल पेमेंट्स, रिमिटेंसेस अब्रॉड, ट्रांसफर टू एनआरई, एफसीएनआर। एनआरओ में लोकल पेमेंट, ट्रांसफर टू एनआरओ, रिपेट्रिएशन अप टू 1 million पर ईयर पोस्ट टैक्स, टैक्स पे करने के बाद। क्लोजर ऑफ प्रीमेच्योर विड्रॉल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिजनेस पेमेंट्स ओनली। रिपेट्रिएशन एनआरई में फुल्ली रिपेट्रिएबल है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एनआरओ में सिर्फ यूएसडी 1 million विथ कंडीशंस। एफसीएनआर फुल्ली रिपेट्रिएबल, एसएनआरआर फुल्ली रिपेट्रिएबल है। टैक्स ट्रीटमेंट, एनआरई इंटरेस्ट टैक्स फ्री इन इंडिया, इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री है। एनआरओ में आपको टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट को, टीडीएस। एफसीएनआर में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। एसएनआरआर में सब्जेक्ट टू इंडियन टैक्स। एक्सचेंज रिस्क ऑन डिपॉजिटर सिंस आईएनआर, एनआरई एनआरओ में डिपॉजिटर पे आएगा एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि ये आईएनआर में है। बट इन एफसीएनआर में फॉरेन करेंसी में है तो इसमें एक्सचेंज रिस्क नहीं आएगा। एसएनआरआर में भी सेम ही है। अदर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये डिफरेंस याद कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज टू एनआरआईज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। एनआरआई को जो जो फैसिलिटीज है वो कौन से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, अब देखेंगे। NRIs and PIOs can invest in India either on repatriation or non-repatriation basis. These are regulated under Foreign Exchange Management Act 2000, foreign exchange management, transfer or issue of security by a person resident outside India regulations। ये इस एक्ट के तहत रेगुलेट होता है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे, एनआरआई एंड पीआई वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है। फर्स्ट वन है ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। इसमें सोर्स ऑफ फंड कहाँ का होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अंडर रिपेट्रिएशन बेसिस में इनवर्ड रिमिटेंस आना चाहिए फॉरेन करेंसी में। बाहर के कंट्री से इनवर्ड रिमिटेंस आना चाहिए, या डेबिट टू एनआरई और एफसीएनआर बी अकाउंट। तो एनआरई और एफसीएनआर बी अकाउंट का फंड ऑफ सोर्स क्या होता है, ये भी बाहर से ही पैसा आया हुआ रहता है, वो तो ये हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन इन्वेस्ट इन, कहाँ का इन्वेस्ट करता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्सेट्रा। इसमें और एक कंडीशन है, सब्जेक्ट टू सेक्टोरियल कैप्स आरबीआई अप्रूवल इन सर्टेन सेक्टर्स, रिपेट्रिएशन अलाउड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये जो इन्वेस्ट किया वाला पोर्शन है, इसमें एनआरआई या पीआईओस को लोकल टैक्स देने के बाद ही वो अमाउंट रिपेट्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो सेक्टोरल कैप है, तो आरबीआई ने कुछ कैप लगाया है, कुछ कंपनीज में 5%, 10%, डिपेंड ऑन कंपनी या अपना जो भी पॉलिसी है। तो रिपेट्रिएशन बेसिस और एक बार समझेंगे। ये है अर्जुन। अर्जुन बाहर यूएस में रहता है और इंडिया में कोई कंपनी में उसे इन्वेस्ट करना है, सपोज रिलायंस में। तो रिपेट्रिएशन बेसिस में क्या होता है, जो भी अर्जुन ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, ठीक है, और वो शेयर सेल करने का बाद जो भी उसका प्रोसीड्स आएगा सेल करने के बाद, लोकल टैक्स पे करने के बाद, वो सभी अमाउंट यूएस या बाहर कंट्री को बेच सकता है। इसी को हम रिपेट्रिएशन कहते हैं। बी, नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस।
तो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस क्या होता है? जो इंडिया में इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, बट वो बाहर रिपेट्रिएट नहीं कर सकता, वो है रिपेट्रिएशन बेसिस में। इसमें सोर्स ऑफ फंड क्या है? एनआरओ अकाउंट, आईएनआर इनकम इन इंडिया। सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू एनआरओ अकाउंट ओनली, जो भी है इसका सेल प्रोसीड्स वो एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा। ट्रीटेड एट पार विथ रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट लोकल, ये ट्रीट होता है एज ए लोकल इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग करते हैं। मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से मोड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? फर्स्ट वन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स डिबेंचर्स डायरेक्टली, डायरेक्टली वो शेयर्स परचेस कर सकते हैं इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर एफडीआई पॉलिसी। सेकंड वन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, एनआरआई पीआईओ कैन परचेस शेयर्स डिबेंचर्स थ्रू designated बैंक ब्रांच इन सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स परचेस कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, लिमिट, लिमिट 5% ऑफ पेड अप कैपिटल पर एनआरआई एंड पीआईओ। सपोज एक कंपनी है, 100 रुपीज, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस कंपनी में एनआरआई या पीआईओ मैक्सिमम 5 रुपीज के शेयर्स खरीद सकता है। मतलब पर एनआरआई पीआईओ मैक्सिमम 5%, 5 रुपीज तक शेयर्स खरीद सकता है इसमें। एग्रीगेट लिमिट 10% फॉर ऑल एनआरआई पीआईओ कैन बी रेज टू 24% बाय कंपनी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये इंडिविजुअल सिंगल एनआरआई पीआईओ को 5 रुपीज कर सकता है, बट एग्रीगेट लिमिट मतलब मैक्सिमम 10 रुपीज तक कर सकते हैं। सपोज कोई 2, 3, 4, 5, 10 या नाराज पीएच 5-5 रुपए, ऐसा नहीं है। तो सभी को मैक्सिमम कैप इसका 10% यानी 10 रुपीज है। बट कंपनी इसका रेजोल्यूशन करके अप टू 25% तक, सॉरी 24% तक इंक्रीज कर सकते हैं। सेल प्रोसीड्स, रिपेट्रिएबल, जो रिपेट्रिएबल है वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? ऑब्वियसली एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट में। नॉन रिपेट्रिएबल क्रेडिट ओनली टू एनआरओ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। फर्स्ट वन, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स, इसमें भी ऑन रिपेट्रेबल एंड नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे कर सकते हैं। लाइक अब वो जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा है उसमें रिपेट्रेबल का क्रेडिट होगा एनआरई एफसीएनआर, और जो रिपेट्रेबल बेसिस पे कर रहा है उसका सोर्स ऑफ फंड भी रहेगा एनआरई अकाउंट है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए। कंपनी डिपॉजिट्स, कंपनी को डिपॉजिट दे सकते हैं ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस इफ, ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स होना चाहिए कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, 3 साल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, विद इन आरबीआई सेलिंग फॉर दैट कंपनी, कुछ जब उस पर्टिकुलर कंपनी का कुछ आरबीआई ने डिफाइन किया वाला सेलिंग रहता है, विद इन दैट लिमिट दे कैन सब्सक्राइब दैट डिपॉजिट स्कीम फ्रॉम फॉरेन रिमिटेंस एनआरई एफसीएनआर बी। partnership firm, proprietorship concern, allowed with conditions, not engaged in agriculture, plantation, real estate business। इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट ये जो फर्म है वो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं होना चाहिए, तभी जाके एनआरआई एंड पीआईओ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाया रिमिटेंस और एनआरई एंड एफसीएनआरबी, ये तो सभी जगह पे यही रहेगा, कहाँ से इन्वेस्ट करता है सोर्स ऑफ फंड, एनआरई या एफसीएनआरबी से। रिपेट्रिएशन परमिटेड आफ्टर टैक्सेस, जो टैक्स पे करने के बाद रिपेट्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अलाउड है, कौन से अलाउड है? रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऊपर हमने देखा था प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स में, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, नॉट अलाउड, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं कर सकता, प्लांटेशन में नहीं, फार्म हाउस में नहीं है। ठीक है, हम ये जाके देखेंगे अपना लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में कौन सा प्रोहिबिटेड है, वहां पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन मोड, परचेस करके, परचेस कैसे करेगा? फॉरेन रिमिटेंस से, एनआरई, एफसीएनआर, एनआरओ बैलेंसेस। ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम रेसिडेंट और इलिजिबल एनआरआई पीआई, गिफ्ट भी इनको मिल सकता है फ्रॉम रेसिडेंट और इलिजिबल जो भी एनआरआई पीआईओज है। इनहेरिटेंस, सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग लॉ एट टाइम ऑफ ओरिजिनल एक्विजिशन। ठीक है, रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदा है या इन्वेस्ट किया है, तो सेल करने के बाद वो रिपेट्रिएट कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, allowed up to amount of foreign exchange originally brought in। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, सपोज ये 50,000 यूएसडी, 50 के यूएसडी, 2-3 साल पहले खरीदा है इन्होंने, अब जाके सेल कर रहा है, तो अभी इसका वैल्यू हुआ होगा इन फॉरेन एक्सचेंज टर्म में सब 60 के यूएसडी, बट वो रिमिट कर सकता है ओरिजिनल जो इंडिया में लाया था 50 के यूएसडी, उतना ही वो रिमिट कर सकता है। ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज, जो भी ये रिपेट्रिएशन करेगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, मैक्सिमम 2 टाइम्स ही जो 2 प्रॉपर्टीज है उसी का रिपेट्रिएट कर सकता है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी का ही ये मैक्सिमम रिपेट्रिएट कर सकता है, वरना लाइक वो बिजनेस ही हो जाएगा, मोर देन 2 रहेगा तो खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, इसलिए आरबीआई ने मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज के लिए कैप रखा है। एनआरओ बैलेंसेस, repatriation permitted up to USD 1 million per financial year with taxes paid, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रेस्ट्रिक्शंस, ये जो है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कुछ सिटीजन्स के लिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन रखा है, उसके लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाओ, हांगकांग, इसको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब फोर्थ वन देखेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे आप, ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस, dated government securities, T-bills, units of domestic mutual fund, PSU bonds, shares of PSU under disinvestment। ये जो है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल्स, हम शायद एक मॉड्यूल है अपना बीएफए में, हम वहां पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ट्रेजरी का। ठीक है, ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट। अब हम जो ऊपर डिस्कस किया था एक सिंपल टेबल में दिया है, तो हम ये भी देखेंगे, ये फास्ट देखेंगे। एनआरआई इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएबल वर्सेस नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। ठीक है, रिपेट्रिएबल इन्वेस्टमेंट, नॉन रिपेट्रिएबल। फर्स्ट है सोर्स ऑफ फंड्स, रिपेट्रिएबल में इनवर्ड रिमिटेंस फॉरेन करेंसी, डेबिट टू एनआरओ एंड एफसीएनआर अकाउंट। रिपेट्रिएबल में सोर्स ऑफ फंड क्या होना चाहिए? इनवर्ड रिमिटेंस से आना चाहिए, डेबिट टू एनआरए एंड एफसीएनआर बी। नॉन रिपेट्रिएबल में लोकल इनकम, डेबिट टू एनआरओ अकाउंट। शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिपेट्रिएबल में अलाउड है, इक्विटी, प्रिफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अंडर एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। यहाँ पे भी नॉन रिपेट्रिएबल में भी अलाउ है, सेम इंस्ट्रूमेंट बट ट्रीटेड एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड टू एनआरओ ओनली, इसका जो भी प्रोसीड होगा एनआरओ में होगा।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, हमने देखा था अभी पीआईओज एंड एनआरआई का, एक कंपनी में मैक्सिमम 5% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, one NRI, and aggregate limit to all NRIs and PIOs is 10% and can be raised by 24% by resolution, ठीक है। नॉन रिपेटेबल बेसिस में सेम लिमिट्स, बट ऑन रिपेट नॉन रिपेटेबल बेसिस प्रोसीड गो टू एनआरओ, ठीक है। सेम ही लिमिट है बट नॉन रिपेटेबल बेसिस है और ये एनआरओ अकाउंट में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड्स यूटीआई परमिटेड कंपनी डिपॉजिट्स allowed if minimum 3 years maturity within RBI selling funded from remittance. Non-repatriable basis में permitted from NRO funds non-repatriable basis. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पीएसयू बॉन्ड्स में कर सकते हैं, परमिटेड दोनों में भी। पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म अलाउ है, बट एग्रीकल्चर प्लांटेशन एंड रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। नॉन रिपेट्रेबल बेसिस भी सेम रिस्ट्रिक्शन। Immovable property, NRI-PIO can buy residential commercial property, not agriculture, plantation and farmhouse. Repatriation sale proceeds up to original forex brought maximum two residential property. Maximum दो residential properties का वो ओरिजिनल जो करेंसी लाया था उतना ही वो रिपेट्रिएट कर सकता है। एनआरओ में भी सेम है, नॉन रिपेट्रेबल बेसिस में सेम है। Sale proceeds credited to NRO and maximum 1 million USD per financial year after tax. Taxation. Repatriation allowed after payment of applicable taxes. यहाँ पे भी सेम है, बट जो प्रोसीड फर्स्ट जाएगा तो एनआरओ को। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ शेयर्स वाया एनआरई अकाउंट एफडी इन कंपनी फॉर 3 years फ्रॉम एफसीएनआर फंड्स फ्लैट इन इंडिया यूजिंग एनआरई remittances. Investment in shares using rental income from India NRO, purchase of mutual fund with NRO balances, ठीक है। अब इस यूनिट का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एडवांसेस टू नॉन रेसिडेंट्स एंड थर्ड पार्टी एडवांसेस अगेंस्ट एनआरआई डिपॉजिट गारंटीज अदर लोन्स, ठीक है। फर्स्ट, लोन्स अगेंस्ट एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडिया, तो हम एनआरआई को लोन दे सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। कैन बी ग्रांटेड टू अकाउंट होल्डर और थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी को भी लोन दे सकते हैं अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ एनआरआई का, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस क्या है? अपना लोकल जैसे नॉर्म्स रहता है, यूजुअल मार्जिन एंड नॉर्म्स अप्लाई। नॉट फॉर रीलेंडिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल एस्टेट, ये हर जगह पे कॉमन ही रहेगा। लोन प्रोसीड्स कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी लोन दिया है वो हम बाहर भेज नहीं सकते। थर्ड पार्टी लोन, डिपॉजिटर प्लेजेस एनआरआई डिपॉजिट्स, नो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन इनवर्ड। रीपेमेंट कहाँ से आना चाहिए? फ्रॉम डिपॉजिट बैलेंस, इनवर्ड रिमिटेंस और एनआरओ अकाउंट। ओवरसीज लोन्स दे सकते हैं क्या? एडी banks can permit their overseas branches correspondent to grant loans against FCNRE and FCNRB deposits, ठीक है। इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? Premature withdrawal deposits not allowed if loan are taken against them. सर लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है। लोन इंक्लूड्स फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। हाउसिंग लोन इन इंडिया फॉर एनआरआई permitted in INR, same condition as resident Indians। जो भी कंडीशंस है हम जो रेसिडेंट इंडियंस का सेम वैसे उसे हाउसिंग लोन दे सकते हैं। सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। रीपेमेंट कैसे आना चाहिए? इनवर्ड रेमिटेंस, डेबिट टू एनआरई, एफसीएनआर और एनआरओ अकाउंट और रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो अभी सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया टेबल फॉर्म में इजी वे में बताया गया है। टाइप ऑफ लोन, एलिजिबल बोरोवर, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, रीपेमेंट मोड एंड रेस्ट्रिक्शन।
Loan in India against NRI deposits, NRI account holder and third party eligible borrower. Source of security, NRE, FCNR, NRO deposit. Repayment, adjustment of deposits, inward remittance, NRO account. Restriction क्या है इसमें? Not for relending, agri plantation और real estate not repatriable. ठीक है. लोन टू थर्ड पार्टी इन इंडिया. रेसिडेंट, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी ए एलिजिबल है. एनआरआई प्लेजेस डिपॉजिट्स. रिपेमेंट बाय बोरोअर इन आईएनआर. डिपॉजिट एनआरआई का है बट हमने थर्ड पार्टी को दिया है, बट रिपेमेंट बोरोवर जो है वो आईएनआर में कर सकता है, तो जिसको हमने लोन दिया है. नो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन. लोन आउटसाइड इंडिया, एनआरआई डिपॉजिटर, थर्ड पार्टी एब्रॉड. ठीक है. एनआरई, एफसी, एनआरबी डिपॉजिट्स, लिक्विडेशन वाया इनवर्ड रिमिटेंस. ठीक है. सब्जेक्ट टू मार्जिन नॉर्म्स. हाउसिंग लोन इन इंडिया, ये तो दे सकते हैं एनआरआई को. उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज होना चाहिए, रिपेमेंट आना चाहिए. एनआरई, एफसी, एनआरबी, एनआरओ, रिमिटेंस एंड रेंटल इनकम. लोन नॉट क्रेडिटेड टू एनआरई, एफसी, एनआरबी अकाउंट. ठीक है.